नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर CTET में जो प्रीवियस ईयर में जो परीक्षा हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर को। और हाल ही में भी जो आगे CTET की परीक्षा होनी है, तो इसके लिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को हल कर लेते हैं तो इससे आपको आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है इसमें काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि इसी तरह का जो क्वेश्चन पेपर है आगे भी आएगा और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यहाँ पर जो है इसमें 2 पार्ट आते हैं। तो ये है पहला पार्ट। तो इसमें 1 से लेकर 9 तक के जो क्वेश्चन है ये आपने इस गद्यांश में से देखकर फिल करने हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्न नाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो इसमें से छांटकर आपने फिल करने हैं। और महत्वपूर्ण जो है इसमें उपदेश और कहानियाँ दी गई हैं। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पढ़ने में भी आनंद आएगा और आराम से आप इनको क्वेश्चनों को भी फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर गद्यांश है कि पवन श्रीला नर्मदा अस्माकं प्रदेश सजीवनदायिनी सरिता अस्ति एष एव रेवा इति नाम्नापि प्रसिद्धा। अस्य तटे अनेकानि तीर्थस्थानानि सन्ति। प्राचीनकालादेव अस्य तटे पशूनां स्थानानि सन्ति। अतः नर्मदायाः परिक्रमणं कृत्वा जनाः आत्मनं धन्यं मन्यन्ते। अत्र एवं नैसर्गिकसौन्दर्यं दर्शनीयम्। अनूपपुरमण्डले अमरकण्टकं नामक नाम पर्वतो अस्ति, तत् एव नर्मदा प्रादुर्भवति। तदनन्तरम् एषा गहनेषु अरण्येषु उत्तङ्गपर्वतेषु भ्रमणं कुर्वती डिण्डोरीमण्डलं प्रविशति। डिण्डोरी इति सर्पाकारगत्यः और उच्चवचमार्गेण महाराजपुरम प्राप्नोति तथा जाबालीपुरम आगस्ति। उसके बाद जो जाबालीपुर जो स्थान है ये आ जाता है। और श्वेतशिलाखंडा नाम कृते प्रसिद्ध भेड़ाघाट नाम के स्थाने धूमधार जल प्रपात स्वरूपम धारयति। तब अवलोकनार्थम बहवः पर्यटकाः अत्र आगच्छन्ति। तो अनेक प्रकार जो है कि जो पर्यटक है यहाँ पर आते हैं। और नर्मदा नद्याम एवं बर्गी इंदिरा सागर सरदार सरोवर बांधः निर्मिता सन्ति। और नर्मदा जो नदी है इस पर ये बांध है। और आगे जो आपके और जो अन्य एग्जाम होने हैं तो उनमें भी बांधों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये नर्मदा नदी पर है, इसके साथ साथ ये भी याद रखना है। एवं बंदे विद्युत उत्पादनम भूमि सेचनम जल परिवहनम अभ्यारण्य निर्माणम पर्यटन स्थलम निर्माणम इत्यादि विविध लाभः भवन्ति। तो ये कार्य यहाँ से होते हैं इन बांधों के द्वारा। विद्युत उत्पादन होता है, भूमि जो फसल है उसमें पानी आता है, जल परिवहन, अभ्यारण्य, पर्यटन स्थल। तो ये भी इसके अलावा यहाँ आपने याद रखने हैं कि ये नर्मदा नदी पर हैं बांध और उनसे क्या क्या काम लिए जाते हैं। तो अब जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से लेकर 9 तक, यह आपने इसमें से फिल करने हैं कि जनः किम कृत्वा आत्मानं धन्यम मन्यन्ते। तो व्यक्ति जो है ये किसे पाकर धन्य मानते हैं। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए। नर्मदा जो नदी है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो नर्मदा नदी यहाँ पर सी आंसर रहेगा कि नर्मदा जो नदी है इसका परिक्रमण करके लोग स्वयं को धन्य मानते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है उद्भवती पदस्य समानार्थक शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तत् चित्वा लिखत। तो उद्भवती जो यहाँ पर ये शब्द आया है इसके समान अर्थक शब्द आपने बताना है कि इसके समान अर्थक इनमें से कौन सा है। तो इसका जो यहाँ पर समान अर्थक है ये लिया गया है ऑप्शन बी, उद्भवती प्रादुर्भवती। तो ये इसका अर्थ है कि उत्पन्न होना या निकलना। नेक्स्ट है नर्मदायाः अपरम नाम अपि अनुच्छेदे प्रयुक्तः तत् चित्वा लिखत। ये जो नर्मदा नदी है इसका दूसरा नाम भी इसमें आया है। तो इसका जो दूसरा नाम है ये क्या आया है। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसमें रेवा जो है इसका नाम आया है। दूसरी जो यहाँ पर पंक्ति है
पद्यांश की गद्यांश की जो दूसरी लाइन है, इसमें जो ऐसा एव रेवा इति नामनापि प्रसिद्ध है, ये इसमें लाइन आई है, तो ये रेवा इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट रहेगा अमरकंटक कंटकम नाम पर्वत है कुत्रस्ति। ये जो यहाँ पर अमरकंटक नाम का जो पर्वत आया है, ये कहाँ पर है? तो अमरकंटक जो नाम का पर्वत है ये अनूपपुर मंडल में है। नेक्स्ट है डिंढारा स्थानात इत्यस्य कृते है क शब्दानुच्छेदे प्रयुक्त है। ये जो यहाँ पर डिंडोरी शब्द आया है, ये है डिंडोरी, डिंडोरी स्थानात इत्यस्य। ये जो डिंडोरी जो यहाँ पर शब्द आया है, ये क शब्दानुच्छेदे प्रयुक्त है। किस, ये कहाँ पर अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है या किस लिए हुआ है? तो इसमें जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, डिंडोरीत है। तो डिंडोरी स्थानात इत्यस्य कृते का शब्दानुच्छेद है, तो यह है डिंडोरीत है। डिंडोरी शब्द जो इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है तद द्रष्टुम इत्यस्य कृते का शब्दानुच्छेद अस्मिन् प्रयुक्त है। ये जो द्रष्टुम है एग्जाम में कई बार प्रत्यय में ये पूछा जाता है। दृष्ट धातु और तुमुन प्रत्यय है, तुमुन का तुम द्रष्टुम रूप बनेगा, तो इसके साथ ये आपने याद रखना है। और तद द्रष्टुम इत्यस्य कृते का शब्दानुच्छेद अस्मिन् प्रयुक्त है। तो इसके लिए यहाँ इसके समान यहाँ पर कौन सा अन्य शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है? तो इसके जैसा रहेगा ये, इसका अर्थ है यहाँ पर ये तद द्रष्टुम अर्थात तद अवलोकनार्थम, उसे देखने के लिए। तो ये यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है उत्तंग पर्वतेषु पदे का विभक्ति। ये जो यहाँ पर शब्द दिया गया है और इसमें विभक्ति पूछी गई है कि इसमें किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो उत्तंग पर्वतेषु, तो ये रामेशु आपने याद रखना है, राम का शब्द रूप। राम का शब्द रूप आप कोई सा भी एग्जाम हो, राम का शब्द रूप आपके जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर विभक्तियाँ में राम का शब्द रूप ही काम आता है। तो इससे आप जो अंदाज़ा लगा सकोगे कि किस में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो रामेशु जहाँ ये सप्तमी विभक्ति में आता है, तो उत्तंग पर्वतेषु, तो यह यहाँ पर सप्तमी जो विभक्ति है इसमें रहेगी। नेक्स्ट है बंधः इति पदे किम वचनम। यहाँ पर जो ये बंधः जो आया है इसमें वचन पूछा गया है। तो इसमें वचन कौन सा है जिसके पीछे ये विसर्गा हो, लगभग जो है ये बहुवचन में ही होता है। तो इसमें जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, तो बहुवचन में इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है का जीवनदानी सरितास्थि। जीवन दायिनी, जीवन देने वाली जो नदी है ये इनमें से कौन सी है? तो ये मानी गई है इसमें से जिसके बारे में वर्णन हुआ है। तो नर्मदा जो नदी है इसका इस गद्यांश में वर्णन हुआ है, तो नर्मदा नदी यहाँ पर जो हमारा सी आंसर रहेगा, और अन्य नाम इसका रेवा। आगे इसमें यह अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा प्रश्नानाम 10 से लेकर 15 विकल्पात्मक उत्तरेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो 10 से लेकर 15 क्वेश्चन तक आपने इसमें से ये यहाँ पर दिया गया है, इसमें से देखकर लिखने हैं। तो पद्यांश ये रहेगा विकृतिम न एव गच्छन्ति संगदोषेण साधुः आवष्टितम महासर्पै चंद्रम न विषायते मनसी एकम वस्य एकम कर्मणि एकम महात्मा नाम। जो अच्छे जो व्यक्ति होते हैं उसके बारे में ये बताया गया है कि मन वचन कर्म से एक समान होते हैं। तो मनसी अन्यद वस्य अन्यद कर्मणि अन्यद दुरात्मा नाम, और दुष्ट व्यक्ति इन सभी से अलग होते हैं मन वचन और कर्म से। तो चिंतनीय विप्याद एव प्रतिक्रिया न कुपखंडम युक्तम प्रतिप्यते वहनी गृहे। तो घर में आग लगने पर कुआं खोदना व्यर्थ है। सेवितव्य महावृक्ष फल छाया समन्विता यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निर्वायते सर्प दुर्जनो मध्ये वरम सर्पो न दुर्जनम सर्पो दस्ति कालेन दुर्जन तु पदे पदे। दुष्ट व्यक्ति हर बार डसता रहता है, सर्प सिर्फ एक ही बार डसेगा, लेकिन दुष्ट व्यक्ति हर पद पद पर जाए घायल करता रहता है। तो यस्मिन देश न समानो न प्रीति न बांधवा न चाहे विद्यागम है कश्चित न तत्तर दीपसम वश्य। तो ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहाँ पर सम्मान न हो। तो इसमें 10 से लेकर 15 तक क्वेश्चन है, वो आपने इसमें छाँट कर लिखने हैं। तो कैसा मनसी वसी कर्मणि ऐक्यम भवति। मन वचन कर्म में एक समान इनमें से कौन होता है? तो जो अच्छे व्यक्ति होते हैं महात्मा, ये यहाँ पर सी आंसर रहेगा, तो महात्मा नाम। नेक्स्ट है वहनी न प्रदीप्ते गृह किम न युक्तम भवति। घर में आग लगने पर क्या इनमें से सही नहीं है?
तो कोई भी काम है उसके पहले ही साधन उपलब्ध होना चाहिए, न कि जब उसकी जरूरत पड़े तब उसे ढूंढते फिरें। तो बहनेन प्रदीप्ते गृहे किम न युक्तम भवति, आग लगने पर क्या नहीं उचित होगा, तो घर में कुआं खोदना, इतना कुआं खोदोगे तो काम ही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर तव्यत। तव्यत प्रत्यय युक्त है शब्द का है। यहाँ पर तव्यत जिसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो ऐसा शब्द इनमें से कौन सा है? तो ये जो यहाँ पर सेवितव्य जो दिया गया है, इसमें तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सेव धातु है यहाँ पर सेवा करने अर्थ में, और तव्यत प्रत्यय है, तव्यत का तव्य ये शेष रहेगा, तो सेवितव्य जो है यहाँ पर ये रूप बनेगा। और पट का पठनीय होता है, सेव का सेवनीय, और पर्वत का पर्वतनीय। तो इस तरह से ये बनते हैं अगर इसमें अनियर प्रत्यय लगा दिया जाए। नेक्स्ट है दर्शनम करोति इति पदस्य समानार्थक शब्द श्लोके प्रयुक्त तच्चित्व लिखत। यहाँ पर जो ये दर्शनम जो शब्द आया है, इसका समानार्थक शब्द बताना है कि इसी के जैसा इनमें से कौन सा है। तो इसके जो जैसा है ये रहेगा ऑप्शन सी। यहाँ पर दस्ती, दर्शनम होता है किसी को डस लेना, दसना, तो दसना इसको कह देते हैं। तो दस्ती जो यहाँ पर ये इसमें रहेगा। नेक्स्ट है यस्मिन् स्थाने इति पदस्य कृते का शब्द श्लोके प्रयुक्त है तच्चित्वा लिखत। यस्मिन् स्थाने इति पदस्य कृते का शब्द श्लोक है प्रयुक्त है, तो इसके स्थान पर अन्य जो शब्द है ये कौन सा है वो बताना है। तो इसमें माना गया है ऑप्शन सी को, यस्मिन् स्थाने इति पदस्य कृते का शब्द श्लोके। तो यस्मिन् स्थाने का मतलब है जिस स्थान पर, अर्थात जिस देश में। यस्मिन् देशो न समानो न प्रीति न बांधवाः न च विद्यागमः कश्चित् न तत्र दिवसं वसेत्। तो यस्मिन् देश के बारे में यहाँ पर बात हुई है कि ऐसे देश में नहीं रहना चाहिए जहाँ पर व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है। नेक्स्ट संग दोषेण के विकृतिं न गच्छन्ति। संग दोषेण किम विकृति न गच्छन्ति, क्या दोष नहीं है? तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी साधुः। संगति के दोष का असर साधुओं पर नहीं पड़ता है। आपने कहावत जो है सुनी होगी कि जो चंदन का जो वृक्ष है उस पर हजारों सांप लिपटे हुए होते हैं, लेकिन चंदन का जो वृक्ष है वो जो जहर जो होता है, विष, उसको धारण नहीं करता है। तो यही यहाँ पर इसमें बताया गया है साधुः। नेक्स्ट है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद है नाम की। तो इसमें जो है ये जो पेडागोजी जो होती है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद जो इसमें यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भाषा आधारित भाषा बहुभाषावाद नाम की। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर कि प्रथम मातृभाषा अधिगम तदनंतरम अधिकानाम भाषा नाम। तो आपने ये भी जो पढ़ा होगा कि सबसे पहले मातृभाषा जो होती है उसी में ही जो सिखाया जाता है, उसके बाद अन्य भाषाओं में सिखाया जाता है। तो मातृभाषा यहाँ पर ये ऑप्शन से ही रहेगा। नेक्स्ट है विद्यालय भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते। विद्यालय भाषा शिक्षा नीति को जाना जाता है। तो इसमें यहाँ पर जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी त्रिभाषा सूत्रम, त्रिभाषा सूत्र के द्वारा मातृभाषा, प्रांतीय भाषा और अंग्रेजी भाषा। नेक्स्ट है समुच्चय भाषा उपागम है अस्ति। तो यहाँ पर समुच्चय भाषा उपागम इनमें से कौन सा है? तो ये माना गया है यहाँ पर इसमें ऑप्शन बी को कि विद्यार्थी नाम भाषा अधिगम है भवती भाषिक खंडे व्य अनंतरम ते वर्ण नाम अक्षर नाम च बोधो कुर्वन्ति थी अवधारणा। कि विद्यार्थी में भाषा अधिगम होता है और भाषा को खंडों में विभक्त करने के बाद वे वर्णों और अक्षरों को जानते हैं, यही अवधारणा समुच्चय भाषा उपागम है। नेक्स्ट है भाषा अधिगमार्थम कंठस्थीकरण अंग रूपेण भाषा शिक्षण से का उपागम स्वीकृति ही। तो कौन सा उपागम यहाँ पर स्वीकार किया गया है? इसमें किया गया है ऑप्शन बी को व्याकरण अनुवाद पद्धति को। तो भाषा अधिगम के अर्थ में कंठस्थीकरण के अंग के रूप में भाषा शिक्षण में व्याकरण अनुवाद पद्धति को स्वीकार किया गया है। भाषा व्याकरण जो है भाषा की आत्मा है और वेद के अंगों में व्याकरण की प्रधानता मानी जाती है। एग्जाम में अगर आ जाए वेद के अंग कितने हैं, तो 6 वेद के अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। और व्याकरण जो है ये वेद पुरुष के मुख से उत्पन्न हुई है। तो वेद पुरुष जब उसके अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है, तो मुख जो है ये व्याकरण से निकली है। तो यहाँ पर मुख व्याकरणम समृतम।
तो इसमें जो है ये सी आंसर आएगा ऑप्शन बी, व्याकरण अनुवाद पद्धति। नेक्स्ट है काव्य एका भाषा शिक्षिका अस्ति सा विषय अनुगुणम शब्दानाम आहरणम कर्तुम तेषां सहगामी शब्दानाम च आहरणम कर्तुम छात्रान् निर्दिशति ऐसा योजना पद्धति ही ज्ञायते। तो ये योजना पद्धति इनमें से कौन सी है? तो ये जो यहाँ पर कह रही है ऑप्शन ए के बारे में, विन्यास पद्धति के बारे में। तो काव्य एक भाषा शिक्षिका अस्ति, काव्य कौन है? एक भाषा शिक्षिका है और वह विषय अनुसार शब्दों का आहरण करके उससे संबंधित शब्दों का आहरण करने के लिए छात्रों को निर्देश करती है। तो यह योजना विन्यास पद्धति कहलाती है, विन्यास पद्धति। नेक्स्ट है छात्राणां भाषा दक्षतायाः परीक्षणं कर्तुं शिक्षिका एकं प्रश्नपत्रं प्रस्तौति तस्मिन् सा प्रत्येकं पंचम पदं प्रत्याहृत्य एकं परिच्छेदं ददाति छात्रान् पंचमं तत् रिक्तस्थानं पूरितं छात्रान् निर्दिशति एवं प्रकारकं परीक्षाविधिः ज्ञायते। तो ये किस प्रकार की परीक्षा है? तो परीक्षा के बारे में आपने इसमें बताना है। तो ये बताई गई है इसमें क्लोज परीक्षा। तो क्लोज जो परीक्षा इसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। नेक्स्ट है संभाषण समय उचितेन उच्चारणेन सह समुचित शब्दानां समुचित क्रमेण प्रयोग है। संभाषण जो होता है उचित उच्चारण से के साथ ही समुचित शब्दों का समुचित क्रम का प्रयोग इनमें से क्या कहलाता है? तो ये बताया गया है यहाँ पर संभाषण की प्रक्रिया। संभाषण के समय किसी भी शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करके उसको यथाक्रम में रखना संभाषण की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन रहेगा कथा कथानकम एकम शिक्षण शास्त्रीय उपकरणम अस्ति। कथा कथानकम एकम शिक्षण शास्त्रीय उपकरणम अस्ति तस्य उपयोग है क्रियते। तो उसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, भाषा साहित्य कौशलस्य विकासार्थम। तो कथा कथन एक शिक्षण शास्त्रीय उपकरण है, इसके उपयोग से भाषा साहित्य का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है स संदर्भम व्याकरणम नाम। स संदर्भ व्याकरण का नाम इनमें से कौन सा है? तो इसका नाम लिया गया है ये ऑप्शन सी कि स्वाभाविक भाषा या उदाहरणेषु रूपाणाम परिचय है तथा च संदर्भे तेषाम अध्ययनम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अधोलिखितेषु कस्य कौशल विकासार्थम लेखनम इत्यस्मिन् ग्रहणम न भूयेत्। तो अधोलिखितेषु कस्य कौशल विकासार्थम लेखनम इत्यस्मिन् ग्रहणम न भूयेत्। तो इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी कि कस्यचित् कार्यक्रम से कृते योजना पत्र लेखनम, किसी कार्यक्रम के लिए योजना पत्र को लिखना। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक निर्माता है, पाठ्य पुस्तक का निर्माण करने वाले। वृत्तपत्रम पत्रिकादि मूल लेखेभ्यः पाठन कविता वर्णानि समाहृत्य पाठ्यपुस्तकेषु निर्जीवन्ति किमर्थम। तो किस लिए? यहाँ जो आंसर है ये माना गया है ऑप्शन ए को कि तेषु विश्वसनीय स्वाभाविक भाषा विद्यते, क्योंकि उसमें विश्वासपूर्वक और स्वाभाविक भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक है एकम पाठम स्वगत्या पठति और विद्यार्थिनः समूहेषु विभज्य मुख्य बिंदून् आदाय पाठस्य पुनर्निर्माणं कुर्वन्ति एवं विधम कार्यम अस्ति। तो ये यहाँ पर जो कार्य है ये किस प्रकार का है? तो ये जो यहाँ पर कार्य है ये माना गया है व्याकरण श्रुतलेख का, कि शिक्षक एक पाठ स्वयं पढ़ता है और विद्यार्थियों को समूह में बांटकर मुख्य बिंदु देकर पाठ को पुनः निर्माण कराता है। तो इस प्रकार का कार्य व्याकरण श्रुतलेख का है। नेक्स्ट है प्रथम भाषा विकास साधारणतः ज्ञाते। प्रथम भाषा का विकास साधारण रूप से जाना जाता है। तो इसमें से आंसर माना गया है ये ऑप्शन बी को, अधिग्रहण को। नेक्स्ट है कस्यचित् शिक्षकायाः कक्षायां छात्राणां मातृभाषा विभिन्ना सन्ति। वहाँ पर मातृभाषा के अलग अलग व्यक्ति हैं। स प्रत्येकं छात्रं स्वभाषया परस्परम् अभिवादितुं निर्दिशति। प्रतिदिनं छात्राः विभिन्न भाषाणां शब्दैः सह परिचयार्थं प्रयत्नशीलाः भवन्ति एवं शिक्षिका साधन रूपेण अधोलिखितेषु कथमम् आश्रयति। तो यहाँ पर किसके बारे में ये बताया गया है? तो यहाँ से आंसर रहेगा ऑप्शन ए, संसाधन रूपेण बहुभाषावाद के बारे में,
कि किसी शिक्षिका की कक्षा में छात्रों की मातृभाषा अनेक प्रकार की है। वह प्रत्येक छात्र को अपनी अपनी भाषा में अभिवादन करने के लिए निर्देश करती है। प्रतिदिन छात्र विभिन्न भाषाओं के शब्दों के साथ परिचर्चा करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। इस प्रकार शिक्षिका साधन के रूप में बहुभाषावाद का आश्रय लेती है। तो बहुभाषावाद जो यहाँ पर सी आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट है विद्यार्थिभ्य एकस्य भाषायाः परिचयार्थम कथमः मार्गम न समुचितः। तो एक मार्ग यहाँ पर सही नहीं है। तो ये रास्ता इनमें से कौन सा नहीं है? ये रहेगा ऑप्शन सी, वर्णमालायाः अक्षराणाम 6 केन। तो ये इनमें से सही नहीं माना गया है। तो ये जो है यहाँ पर पहला जो पार्ट था उसके जो 30 क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन थे। तो अगर कोई जो दूसरा पार्ट भरता है तो अब जो हम उसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो भाग नेक्स्ट है, इसमें भाषा 2 संस्कृत वैकल्पिक, और इसमें जो है यहाँ पर ये 31 से लेकर 38 तक जो है इसमें क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। पहले इसमें गद्यांश है। तो वृद्धः पिता स्वपुत्रान् कृषिकर्मणः संचालनाय भूयो भूयः प्रेरयति किंतु सर्वे अपि अलसः पुत्रा न शृण्वन्ति। एकदा सः वार्धक्यजनितेन रोगेन ग्रस्तः शय्या आसीनो जातः। सः कलहमानेषु पुत्रेषु संबद्धतायाः महत्त्वं बोधनाय उपायमानम् अचिन्तयत्। सर्वाणि अपि पुत्रान् आहूय स एकस्मै सबद्धं दण्डचतुष्टयं दत्त्वा अवदत्, त्वम् एनं भुञ्जय स कथमपि भुङ्क्तं न शक्नोति। तदा अपरः पुत्रः तथैव आदिष्टः। स अपि दण्डचतुष्टयं भुङ्क्तुं समर्थो न जातः। इयमेव दशा अपरद्वयोः पुत्र्योः अपि अभवत्। तदा वृद्धः पिता सबद्धं सुबद्धं दण्डचतुष्टयं निर्बध्य एकैकं दण्डं पुत्रेभ्यः दत्तवान्। तं दण्डं चोटयितुं सः सर्वानपि आदिष्टवान्। सर्वे पुत्राः स्वस्वस्थितं दण्डं भोक्तुं समर्थाः अभवन्। तदा पिता कथितवान्, यदि यूयं पृथक् पृथक् तिष्ठत् तदा कश्चित् शत्रुः युष्मान् एकैकान् विनाशयति। यदि यूयं सर्वे मिलित्वा सुसम्बद्धाः तिष्ठत् तदा कोऽपि बाह्यजनः युष्मान् विनाशयितुं समर्थः न भविष्यति। तस्मात् दिवसात् सर्वे अपि चत्वारः पुत्राः स्वविचारान् त्यक्त्वा परस्परं मिलित्वा गृहे अवसन् पितरं च सेव्या स्वस्थम् अकुर्वन्। एक किसान के 4 पुत्र थे, आपने कहानी सुनी होगी। किसान जो है उनको 4 सभी को एक लकड़ियों का ठट देता है, उनको तोड़ने के लिए कहता है। वे सभी जो उसको नहीं तोड़ पाते हैं तो उनको अलग अलग लकड़ियाँ दी जाती हैं, तो वो सभी उनको तोड़ देते हैं। तो इसमें यही शिक्षा दी जाती है कि सभी जो है तुम मिलकर रहो। तो अब जो है इसमें इसके जो है क्वेश्चन दिए गए हैं 31 से लेकर 38 तक। तो इसमें जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है ये रहेगा, आह्वानं कृत्वा इत्यत्र क शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्त है। तो ये इनमें से किस के लिए प्रयुक्त हुआ है? आह्वान का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? तो आह्वान जो है होता है, इसका अर्थ होता है बुलाना। तो यहाँ जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, आहूय जो यहाँ पर सी आंसर इसका रहेगा, अर्थात बुलाना। आह्वान करना होता है किसी को बुलाना। नेक्स्ट है, अधोलोकितेषु पदेषु तुमुन प्रत्यान्त पदम चिनुत। यहाँ पर भी इसमें तुमुन प्रत्यय वाला शब्द आपने बताना है। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग इसमें कहाँ पर किया गया है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी में, भुङ्क्तुम् में। बंज धातु है, तुमुन प्रत्यय, और या जो तो भुङ्क्तुम् रूप यहाँ पर यह बनेगा। और इसमें भुङ्क्तुम् में भुज धातु कत्वा प्रत्यय, और ऐसे इसमें है पिप धातु और कत्वा प्रत्यय, और ऐसे इसमें है लिख धातु कत्वा प्रत्यय लिखित्वा। तो ये ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर तुमुन वाला। वैसे भी जो इसमें आप आसानी से देख सकते हैं, तुमुन का तुम शेष रहता है। इसमें लास्ट में सिर्फ इसी में ही तुम है, और किसी में सभी में जाए यहाँ पर तवा लगा है, अर्थात कत्वा में तवा शेष बचता है। तो इस तरीके से भी आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, अधोलिखितेषु पदेषु कत्वा प्रत्यांतम पदम चिनुत। तो यहाँ पर इसमें कत्वा प्रत्यय वाला शब्द पूछ लिया गया है कि कत्वा प्रत्यय वाला पद इसमें कौन सा है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन सी, दत्वा। दा धातु है देन अर्थ में, और कत्वा प्रत्यय, तो दत्वा रूप यहाँ पर बनेगा। और आदाय में आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु है इसमें भी, लेकिन इसमें लय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। दृष्टु में जो दृश्य धातु है और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, पुत्रेभ्य इति पदे अनुच्छेद अनुसारेण का विभक्ति ही। यहाँ पर जो ये पुत्रेभ्य जो शब्द है इसमें अनुच्छेद के अनुसार विभक्ति इसमें कौन सी आई है?
तो पुत्रेभ्यः जो यहाँ पर दिया गया है इसमें रहेगी चतुर्थी विभक्ति। पुत्र है पुत्रो पुत्रः, पुत्रम पुत्रौ पुत्रान, पुत्रेण पुत्राभ्याम पुत्रई, पुत्रेण पुत्राभ्याम पुत्रई, पुत्राय पुत्राभ्याम पुत्रेभ्यः। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति ये रहेगी। नेक्स्ट है संबद्धम धन चतुष्टयम कथम कृत्वा एक एकम दंडम पिता पुत्रेभ्य अयच्छत। तो किस लिए यह काम होता है, किस लिए दिया जाता है? तो इसमें जो आंसर है ये माना गया है ऑप्शन ए निर्बद्ध है, कि बंधे हुए चारों दंडों को खोल करके एक एक दंडे को पिता ने पुत्र को दे दिया। तो एक एक इसलिए दिया था क्योंकि वह जो है इकट्ठा जो बंधा हुआ था उसको नहीं तोड़ पाए थे, तो उनको अलग अलग करके जो है दिए गए थे ताकि वह जो है तोड़ पाए और उसके बारे में उन्हें पता लग पाए। नेक्स्ट है यूयम इति पदम कस्मिन पुरुषे अस्ति। तो यहाँ पर जो ये यूयम जो आया है ये किस पुरुष में आया है? तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन बी, मध्य जो पुरुष है इसमें। और ये जो है इसमें एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पर ये यूएम आई है ये किस कौन से पुरुष का है, या इसमें इसका जो शब्द रूप है ये कौन सा है। तो अस्मत् युष्मत् जो शब्द रूप है उसमें चलते हैं ये, तो हम युवाम यूयम, तो युष्मत् शब्द रूप का ये रहेगा। और इसमें यहाँ पर जैसे मध्यम दिया गया है और इसके अलावा आपने याद रखना है युष्मत् शब्द रूप का ये रूप है, तो हम युवाम यूयम प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो ये भी आपने याद रखना है। और यहाँ पर ये उत्तम मध्यम में दिए गए हैं तो ये मध्यम में है। और प्रथम में अगर हो तो प्रथम में होगा शैतौते, और अस्मत् शब्द रूप में चलते हैं शैतौते वाले रूप, उसमें चलते हैं अहम अवाम वयम। और यहाँ पर जो अगर प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष में शैतौते, अगर उत्तम पुरुष हो तो अहम अवाम वयम। तो प्रथम में शैतौते, मध्यम में त्वम युवाम यूयम और उत्तम में अहम आवाम वयम। नेक्स्ट है गृहीत्वा इति पदस्य विपरीतार्थक पदम अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्त है तच्चित्वा लिखत। यहाँ पर ये जो गृहीत्वा शब्द दिया गया है इसका उल्टा शब्द आपने बताना है। विपरीतार्थक जो शब्द है ये इनमें से कौन सा है? तो इसका जो यहाँ पर विपरीत है ये रहेगा ऑप्शन ए त्यक्त्वा। तेज धातु है यहाँ पर छोड़ने अर्थ में, त्यागने अर्थ में, और कत्वा प्रत्यय, तो ये त्यक्त्वा रूप यहाँ पर बनेगा। और इसमें लयप है आदाय, और इसमें भी लयप है, इसमें कत्वा दृष्टवा। नेक्स्ट है सब पुत्रान भूय भूय क्या प्रेरित ही। अपने जो पुत्रान को अलग अलग से कौन प्रेरित करता है? तो ये इसमें कौन प्रेरित है करता है? ये करता है उनका बूढ़ा पिता। यहाँ पर जो है दोबारा से एक जो है गद्यांश आएगा आपके सामने, इसमें भी आपने ये फिल करके लिखना है। दो पार्ट इसमें जो आते हैं, पहले पार्ट में एक गद्यांश एक पद्यांश आता है और जो दूसरा इसमें दोनों पद्यांश आते हैं। तो यहाँ पर इसमें ये गद्यांश दिया गया है और इसमें क्वेश्चन 39 से लेकर 45 तक के क्वेश्चन है, ये आपने इसमें छाँट कर लिखने हैं। तो इसमें भी जो महत्वपूर्ण कथा ये कहानी बताई गई है कि एकदा दरिद्रेभ्यः दातुं कम्बलः निरीपेण चाणक्याय समर्पितः। चाणक्यस्य उट्जं नगरात् बहिः आसीत्, केचन चोरः कम्बलान् अपहर्तुं चिन्तितवन्तः। ते रात्रौ चाणक्यस्य उट्जं प्रविशान्, कुटिया जो उसमें प्रवेश करते हैं। तत्र अतीव शैत्यम आसीत्, चाणक्य कटे सुप्तः आसीत्, पार्श्वे कमलानां राशि आसीत्, चोराणाम् आश्चर्यम्। चाणक्य कमलं विना निधनां करोति, चोरः चोरकर्मं न कुर्वन्, ते चाणक्यं प्रति प्रबोधितवन्तः। चोरः चाणक्य महोदयः पार्श्वे कमलानां राशिः, शीतकालोऽपि वर्तते तथापि त्वं किमर्थं भूमौ शयनं करोषि? चाणक्यः उक्तवान् कम्बलः दरिद्रेभ्यः दानाय निरीपेण दत्तः। श्वः प्रभाते वितरणं करिष्यामि, तेषाम् उपयोगाय न अस्ति मम अधिकारः। अहं विरक्तः सदा तृप्तः इति श्रुत्वा चोराणां लज्जा उत्पन्ना और अन्येषां वस्तूनां उपयोगेन अधर्मः भवति। तो चोर जो उनके घर कंबल चुराने को आते हैं, लेकिन वो उसको भूमि पर जो है ऐसी जो है सोए हुआ देखते हैं और उनको शर्म जो है आ जाती है कि हम उसको जो है कंबल चुराने वाले होते हैं और वो जो है दूसरों को बांटने के लिए तैयार है। तो इसमें जो अपने क्वेश्चन छाटने हैं अब इसमें से। तो इसमें जो है यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि प्रवेशम अकुर्वन् इति पदस्य कृते किम पदम अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्त है। ये प्रवेशम अकुर्वन् जो शब्द है इसका मतलब बताना है कि इसमें क्या है।
तो इसका जो अर्थ है ये रहेगा प्रविशन से, प्रवेश करने से। प्रवेशम अकुर्वन् की प्रवेश किया, प्रविशन। नेक्स्ट है सुप्तः इति पदे का प्रत्यय प्रयुक्त है। सुप्तः में प्रत्यय कौन सा है? तो ये प्रत्यय, संधि, धातुएं ये एग्जाम में जरूर आएंगे, तो इनको आपने जरूर याद कर लेना है। तो सुप्तः शुभ धातु है इसमें, और इसमें से प्रत्यय कौन सा आया है? तो इसमें रहेगा कत प्रत्यय। सुप्तः शुभ धातु कत प्रत्यय सुप्तः, या स्वप, इसमें आप ये स्वप धातु, स्वप धातु कत प्रत्यय सुप्तः। और ऐसे इसमें कत्वा प्रत्यय, और ये तुमुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा समीपे इति पदस्य समानार्थक शब्दानुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। ये जो यहाँ पर समीप शब्द आया है, इसका समानार्थक शब्द इस अनुच्छेद में कौन सा है, ये आपने बताना है। समीप का मतलब क्या है? और अगर आपके समीप ऐसे भी याद होगा तो आपके गद्यांश में भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ऐसे ही याद होगा या आपने ध्यान से जो है एक बार में ही गद्यांश को पढ़ लिया होगा। तो इसमें ऐसी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। समीप का अर्थ होता है पार्श्व। ये दूर है, ये भी दूर है, ये दूसरा ग्राम है, तो पार्श्व इसका अर्थ यहाँ पर रहेगा। अगर आपके ये विपरीत अर्थक याद होंगे तो आपको गद्यांश भी पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं है। एक बार अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको दोबारा गद्यांश पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी, आपके सिर्फ ये याद होने चाहिए विपरीतार्थक विलोम शब्द। तो ऐसे जो है यहाँ पर जल्दी एग्जाम आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट है चाणक्य कुत्र शयनम करोति स्म। चाणक्य जो है ये कहाँ पर शयन करते हैं? तो कहाँ पर जो है सो रहे थे? तो ये सो रहे थे कहाँ पर? नीचे ही भूमि पर। तो नीचे जो है भूमि पर ही बिना कंबल के सोए हुए थे। नेक्स्ट है दरिद्रभ्य इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति। यहाँ पर जो ये दरिद्रभ्य जो शब्द आया है, इसमें किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर जो विभक्ति है ये रहेगा ऑप्शन डी, चतुर्थी विभक्ति। और जो दान करना जो होता है देने अर्थ में, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो दरिद्रभ्य में चौथी विभक्ति जो है ये आई है। नेक्स्ट है सायंकाले इति पदस्य विलोम शब्दानुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः है तच्चित्वा लिखत। सायंकाल जो होता है इसका मतलब, इसका उल्टा अर्थ आपने बताना है कि इसका जो उल्टा अर्थ है ये इसमें क्या लिया गया है, विलोम शब्द। तो सायंकाल होता है सांझ का समय, इसका जो विपरीत अर्थक जो है विलोम शब्द ये होगा सुबह। ये यहाँ पर मध्य दिया गया है, ये भी अपराह्न काल होता है अर्थात दोपहर के बाद का समय, और ये तो रात है ही। तो शाम का जो है यहाँ पर ये प्रभात जो है इसमें से आंसर रहेगा। सायंकाल का प्रभात, मध्याह्न का होता है अपराह्न, और रात्रि दिन। नेक्स्ट है चाणक्य कंबलः केन दत्ता। चाणक्य जो है उनको कंबल किन के द्वारा दिए गए थे? तो चाणक्य को कंबल किसने दिए थे? ये दिए गए थे राजा के द्वारा, निरपेण। नेक्स्ट है तो इसमें जो अब ये जो पेडागोजी जो है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। संविधानस्य 343 अनुच्छेद के अनुसार यहाँ पर क्या बताया गया है? इसका संबंध इनमें से किससे है? तो इसका संबंध ऑप्शन यहाँ रहेगा आंग्ल भाषा के साथ राजकीय भाषा से। नेक्स्ट अधस्तनेषु अभिजात भाषायाः किम निक्षम नास्ति। यहाँ पर एक कौन सा इनमें नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? ये रहेगा ऑप्शन सी, भाषा अनुसूचित भाषा वर्गे स्यात्। तो ये इनमें से नहीं है। नेक्स्ट है विद्यार्थी नाम श्रवण कौशल से आकलन कर्तुं शक्यते। विद्यार्थी जो होते हैं बच्चे, उनका श्रवण कौशल आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं? तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी कि कथाया वर्णन कृत्वा तदुपरि बोधक परक प्रश्न। अगर आप उनका कोई लेसन पढ़ा रहे हैं या कोई कहानी सुना रहे हैं तो आप जाए उनका बीच बीच में या अंत में उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने इसमें क्या क्या पढ़ा है या बच्चों ने उसमें ध्यान भी दिया है या नहीं। तो उसका आकलन जो आप ये इस तरीके से कर सकते हैं, जो कुछ आपने पढ़ाया बाद में उसके बारे में से कहीं से जाए उसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाए।
नेक्स्ट है पठनस्य प्रारंभिक स्थितौ शिक्षकः ध्यानं दत्तात्। तो पठनस्य प्रारंभिक स्थितौ शिक्षकः ध्यानं दत्तात्, किस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, तो इसमें रहेगा पठनस्य प्रवाहे, पढ़ने का जो प्रवाह है उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए कि कथा का वर्णन करके उसके ऊपर जो ये पठन जो है पढ़ना, जब शिक्षिका कक्षा में प्रारंभिक पठन कार्य शुरू करती है तो उसे स्पष्ट वाचन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्पष्ट वाचन से ही अक्षर ध्वनि के मध्य समन्वय स्थापित हो सकता है कि जो साफ साफ बच्चों को जो कुछ भी बताया गया है उसके बारे में पता लगना चाहिए। नेक्स्ट है श्रवणम पठनम च एव। श्रवण सुनना और पढ़ना इनमें से क्या है, तो ये माने गए हैं यहाँ पर ग्रहणात्मक कौशल। तो ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत माना गया है सुनना और पढ़ना। नेक्स्ट है युव लेखन नाम। तो युव लेख का नाम आवश्यकता अनुसार शिक्षिका प्रतिक्रिया कुर्यात्। तो शिक्षिका की इनमें से क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन बी, क्योंकि ते सम्यक कार्यं कृतम् इति प्रशंसा कृत्वा तेषां कृतिभ्यः उद्धरणं कृत्वा विशिष्ट टिप्पणी च दत्वा। तो ये इसमें से आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अधस्तनेषु किम भाषा अधिग्रहण अधिगम्यो मूलभूतम प्रत्यक्षम वर्तते। तो मूलभूत कार्य इसमें पूछा गया है कि इसमें क्या है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी भाषाया सामुख्यम। तो ये इसमें जो मूलभूत माना गया है। नेक्स्ट है मातृभाषा संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्टिया अधोलिखितेषु का उचित च समीचीनः। यहाँ पर एक इनमें से सही कौन सा है मातृभाषा के अनुसार, तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी द्वितीय भाषाया उपेक्षा कर्तुम मातृभाषा सायं करोति। मातृभाषा जो है सबसे पहले माना गया है। तो ये जो शिक्षक जो है उसको पठन कार्य करते समय द्वितीय भाषा की अपेक्षा करके मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि पठन कार्य में मातृभाषा सहायक संसाधन के रूप में उपयुक्त होते हैं। तो बालक मातृभाषा में कम समय में ज़्यादा सीख लेते हैं। तो अगर आपके कोई एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि कौन सी भाषा प्रथम में होनी चाहिए कौन सी दूसरे में, तो पहली भाषा जो है ये मातृभाषा होनी चाहिए, मातृभाषा में इसे पढ़ाया जाना चाहिए, और दूसरी में बाद में। मातृभाषा में जो है बात जल्दी समझ में आ जाती है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तरे बालस्य भाषा विकासार्थम सर्वतो महत्वपूर्णम अस्ति। प्राथमिक स्तर में बालक का भाषा विकास के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है इसमें से ये क्या माना गया है, तो इसमें माना गया है ये कि भाषा समृद्धम वातावरण, वहाँ का जो माहौल जो है वातावरण ये अच्छा होना चाहिए। तो भाषा से समृद्ध वातावरण प्राथमिक स्तर पर बालक के भाषा विकास के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, न कि व्याकरण का ज्ञान होना या भाषा का पाठ्यक्रम और या बालक का आकलन। तो यहाँ पर सी आंसर ये ऑप्शन बी माना गया है कि माहौल जो पहले पढ़ने वाला होना चाहिए, शोरगुल वाला नहीं होना चाहिए या अंधेरा न हो। नेक्स्ट है पत्र दानम एकम उदाहरणम अस्ति। तो ये इनमें से एक उदाहरण है, ये कौन सा है, तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी को कि उभयम स्वतः आकलनस्य शिक्षा आकलनस्य च, कि पत्राधान दोनों स्वतः आकलन और शिक्षक के आकलन का एक उदाहरण है। तो पत्राधान के माध्यम से बालक और शिक्षक दोनों का आकलन किया जाता है। आप ये देख सकते हैं पोर्टफोलियो जो है इसके बारे में ये बताया गया है। अगर कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपके यहाँ पर ये दो अर्थ दिए गए हैं, एक ये हिंदी में है और एक इंग्लिश में है। अगर आपको ये कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को हिंदी वाला अर्थ पता नहीं होता है तो और अंग्रेजी में जाओ इंग्लिश में जल्दी समझ आता है, तो अगर आपके हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में चेक कर लेना है कि इसका अर्थ क्या हुआ, क्योंकि कई बार जो है हम हिंदी वाले शब्द नहीं समझ पाते और इंग्लिश में लिखा हुआ जल्दी समझ लेते हैं। तो दोनों ही जो यहाँ पर दिए गए होते हैं उन पर आपने जरूर नज़र मार लेनी है। तो वर्ग प्रहेलिका क्रीड़ा वर्ध्यति, तो ये किसके बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी शब्द ज्ञान। वर्ग पहेलिका क्रीड़ा शब्द ज्ञान वर्ध्यति। तो वर्ग पहेलिका जो है ये खेल से शब्द ज्ञान को बढ़ाती है। वर्धते जो है यहाँ पर दिया गया है वृद्धि धातु है इसमें, वर्ध धातु और वृद्धि अर्थ में बढ़ने अर्थ में। तो जब बालक वर्गों में बंटकर पहेलिका को पूछते हैं और दूसरा उसका उत्तर देता है तो इस प्रकार के खेल को खेलने से बालकों में शब्दों का भंडार होता है और बालक नए नए शब्दों को भी सीखते हैं। नेक्स्ट है संभाषण कौशलस्य गतिविधि आकलन समय अधोलिखितेषु किम न आवश्यकम। तो यहाँ पर एक इसमें जरूरी बात नहीं है
तो ये आवश्यक बात इनमें से कौन सी मानी गई है? तो ये मानी गई है यहाँ पर शब्दकोश का उपयोग। तो ये इसमें से ही नहीं मानी गई है कि संभाषण कौशल की गतिविधियों के आकलन का समय शब्दकोश का उपयोग आवश्यक नहीं है, जबकि अन्य जो दिए गए जैसे ध्वनियाँ, शब्दों को उच्चारण, संदर्भ में आए शब्दों का उचित प्रयोग या भाषा की स्पष्टता, ये सभी संभाषण कौशल के आकलन के लिए सही हैं। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर भाषा या अक्षर ध्वनि संबंध स्थापनम द्वारा पठनस्य अध्यापनम अस्ति। तो ये यहाँ पर किस प्रकार का पठन है? तो यहाँ पर जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, शाब्दिक विधि को माना गया है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकात् बहिर्गमनम इति उक्ते है। ये किस प्रकार की उक्ति है या किसके बारे में कहा गया है? तो पाठ्य पुस्तक से बाहर का पढ़ना, ये माना गया है ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तकम अतिरिच्य पूरक पाठन सामग्री नाम प्रबंधनम। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा। नेक्स्ट है शिक्षक तृतीय कक्षाएं विद्यार्थी न एकम अवक्रम एनवेलोप आप इसे कह सकते हैं अगर ये हिंदी में न समझ में आए। निर्मातुम निर्देशम ददाति विद्यार्थी निर्देशस्य पालनं करोति भाषा कक्षायाम एवं विधायक गतिविधि सहायं करोति। तो ये जो गतिविधि है किस में सहायता करेगी? तो ये करेगी यहाँ पर श्रवण कौशल के विकास में। तो सी आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर इसमें माना गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर CTET में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत तक बनने के लिए धन्यवाद।